India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने जांच के लिए एक नई स्वतंत्र SIT गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI के 2 सदस्यों, राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और FSSAI के एक्सपर्ट वाली 1 सदस्य की SIT गठित करने का आदेश दिया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी दलीलें हुई। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति तिरुमला मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल या SIT का गठन किया है। यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास पैदा करेगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT के गठन का आदेश दिया। SIT में CBI के 2 अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के 2 अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या FSSAI के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि SIT जांच की निगरानी CBI निदेशक द्वारा की जाएगी। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वह तिरुमला मंदिर देवता के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत न होने देने के लिए यह आदेश पारित कर रहा है। उसके निर्देश को राज्य सरकार द्वारा गठित वर्तमान SIT के सदस्यों की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले में आरोपों और प्रति आरोपों के गुणदोष पर कुछ भी नहीं देखा है। न्यायालय ने आदेश में कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ तिरुपति लड्डू से संबंधित विवाद की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियों की आलोचना करने के बाद न्यायालय ने केंद्रीय जांच की आवश्यकता पर केंद्र का दृष्टिकोण मांगा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई का कोई तत्व है तो यह अप्राप्य है। साथ ही SG ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के वर्तमान सदस्य सक्षम और स्वतंत्र है। हालांकि SG ने सुझाव दिया कि SIT की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। इस बिंदु पर जस्टिस गवई ने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने समाचार पत्रों में बताया कि उन्हें न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद लूथरा ने न्यायालय से समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर न जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि TTD के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों के बारे में समाचार रिपोर्ट भी भ्रामक हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए पूर्व बयानों के मद्देनजर राज्य SIT से स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB की लैब रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने सितंबर में बयान दिया था। ये 6 और 12 जुलाई की 2 खेपें थी और TTD के चेयरमैन ने रिकॉर्ड में कहा है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया।
लूथरा ने हालांकि कहा कि 6 और 12 जुलाई को पहाड़ी पर पहुंची घी की खेपें दूषित थी। सिब्बल ने तब पूछा कि दूषित खेप को पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी गई। लूथरा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने दिसंबर में आपूर्तिकर्ता को अनुबंध दिया था। तब जस्टिस गवई ने सुझाव दिया कि स्वतंत्र एसआईटी होनी चाहिए, जिसमें सीबीआई के 2 सदस्य, राज्य एसआईटी के 2 सदस्य और एफएसएसआई का 1 सदस्य हो। जस्टिस गवई ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि यह राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर कोई स्वतंत्र निकाय होगा तो विश्वास बना रहेगा। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह अस्वीकृत घी के सैंपल थे जिनकी जांच की गई थी। अब तक लगभग 5 याचिकाएं दायर की गई, जिनमें आरोपों की न्यायालय की निगरानी में जांच और सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित हिंदू मंदिरों में अधिक जवाबदेही सहित राहत की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुमास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि यह मुद्दा 1309 से चला आ रहा है और संरचनाओं से संबंधित है। हेगड़े ने कहा कि पक्षों को जारी किए गए नोटिस में किसी भी तोड़फोड़ का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के खिलाफ है, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि 57 एकड़ क्षेत्र में फैली करीब 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें और 45 घर खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने असम के सोनपुर में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित यथास्थिति के आदेश का भी हवाला दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि गुजरात के अधिकारियों ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए विध्वंस करके 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन किया। याचिका में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई और गुजरात राज्य के प्रमुख सचिव, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, एसपी गिर सोमनाथ और अन्य को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से दिल्ली नगर निगम या एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6वें सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तरीके पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि एमसीडी मेयर की अनुपस्थिति में चुनाव कराने में इतनी जल्दी क्यों थी और एलजी द्वारा एमसीडी एक्ट की धारा 487 का सहारा लेने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा, 487 कार्यकारी शक्ति है, यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया। इस याचिका में 27 सितंबर को हुए एमसीडी स्थायी समिति के 6ठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी गई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने उपराज्यपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन से मौखिक रूप से कहा कि इस बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपराज्यपाल की शक्तियों की वैधता और वैधता पर गंभीर संदेह है। सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली उपराज्यपाल की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनौती केवल चुनाव याचिका में ही दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि हालांकि शुरू में उनका भी मानना था कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जैन ने तब जोर देकर कहा कि मेयर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 का उल्लंघन किया। पीठ ने कहा कि मेयर के आचरण को लेकर भी उसके मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन इसके एलजी के कार्यों की जांच करने की जरूरत खत्म नहीं होती। चुनाव कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों है? जस्टिस नरसिम्हा ने आगे कहा, चुनाव कराने में इतनी जल्दी क्यों है और फिर इस नामांकन वाले हिस्से के संबंध में अन्य मुद्दे भी हैं। इससे भी बदतर, मेयर को बैठक की अध्यक्षता करनी है। आपको धारा 487 के तहत ये सब रोकने का अधिकार कहां से मिला?
धारा 487 कार्यकारी शक्ति है, यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। इसके साथ ही सदस्य के चुनाव में देरी के लिए मेयर के खिलाफ बीजेपी पार्षद द्वारा दायर अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय से संबंधित मामलों में आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में तेलंगाना राज्य के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच संवादहीनता को दूर करने और संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि तेलंगाना राज्य में बार बार होने वाली घटना देखी गई, जहां आपराधिक मामलों की जानकारी के संबंध में अभियोजन पक्ष और तेलंगाना सरकार के वकील के बीच अक्सर गलत संवाद होता है। यह 1 अक्टूबर को पारित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें उसने वर्तमान मामले में दायर आरोप पत्रों पर तेलंगाना राज्य के वकील से जानकारी मांगी थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ बहुजन समाज पार्टी के नेता वट्टी जनैया यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यादव ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार द्वारा कथित आपराधिक अभियोजन के खिलाफ याचिका दायर की थी। यादव ने BRS से BSP में राजनीतिक बदलाव किया। आरोप पत्र दाखिल करने की विशिष्ट तिथियों के बारे में पूछे जाने पर तेलंगाना राज्य यह जानकारी देने में असमर्थ रहा। अदालत ने इस जानकारी के अभाव पर आश्चर्य व्यक्त किया। अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच संवाद की कमी के कारण DGP को तलब किया। DGP वर्चुअल रूप से पेश हुए और कहा कि आरोप पत्र पर तिथियों का उल्लेख न करना अधिकारियों की ओर से चूक थी। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि चूक के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। न्यायालय ने उनसे स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि सूचना न देने के लिए किसकी गलती है। DGP ने स्वीकार किया कि चूंकि सूचना राज्य के वकील को नहीं दी गई, इसलिए पुलिस अधिकारी दोषी थे। तेलंगाना के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि 1 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में दाखिल किए गए आरोप पत्रों की तिथियों सहित विवरण सहित 2 हलफनामे दाखिल किए गए। वकील ने न्यायालय से माफी भी मांगी और कहा कि एक गलतफहमी हुई है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण SC श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुमेय है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 बहुमत से कहा कि राज्य SC श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं। कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर हो गईं। कोर्ट ने यह कहते हुए कि फैसले की पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी एकमात्र असहमति में कहा कि अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बहुमत में 6 जजों में से 4 ने अनुसूचित जातियों से क्रीमी लेयर को बाहर करने की आवश्यकता के बारे में विस्तृत टिप्पणियां की और कहा कि सरकार को उनकी पहचान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। साथ ही राज्य को उपवर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। 7 जजों की संविधान पीठ मुख्य रूप से 2 पहलुओं पर विचार कर रही थी। पहला, क्या आरक्षित जातियों के साथ उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और दूसरा, EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निर्णय की सत्यता, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां के समरूप समूह बनाती हैं, उन्हें आगे उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं ने कट और संपादन के संबंध में मुद्दे पर काम किया, जिसे इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज किया जा सके। जस्टिस बर्गस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या सीबीएफसी जी स्टूडियो और मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन कंगना रनौत के स्वामित्व वाली के बीच संवाद के बाद मुद्दे पर कायम किया गया। जी स्टूडियो के सीनियर एडवोकेट शरण जगतियानी ने जजों को बताया कि निर्माताओं को सीबीएफसी की संशोधन समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए। जजों को आगे बताया गया कि अनुपालन के बाद सीबीएफसी इसे सत्यापित करेगा और फिल्म को रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट जारी करेगा। जी स्टूडियो द्वारा दायर याचिका का निपटारा करने के लिए प्रार्थना की गई और जजों ने इस पर सहमति व्यक्त की। पीठ जी स्टूडियो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई। सह निर्माता ने तर्क दिया कि सेंसर बोर्ड ने शुरू में एक ही सर्टिफिकेट दिया और ईमेल के माध्यम से रनौत को भी इसके बारे में सूचित किया था। हालांकि इसने फिल्म पर विभिन्न आपत्तियों का हवाला देते हुए सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी सौंपने से इंकार कर दिया, विशेष रूप से सिख समुदाय द्वारा उठाई गई। वहीं दूसरी ओर सीबीएफसी ने कहा कि उसने कभी इस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और ईमेल जिन पर रनौत और जी द्वारा भरोसा किया जा रहा है वे ऑटो जनरेटेड मेल थे। हालांकि पीठ ने सीबीएफसी को फिल्म पर आपत्तियां यदि कोई हो पर विचार करने और 18 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में पीठ यह जानकर नाराज हुई कि सीबीएफसी ने अब मामले को अपनी संशोधन समिति को भेज दिया। इस बीच जी स्टूडियोज ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि सीबीएफसी केंद्र सरकार की ओर से काम कर रहा है, इस प्रकार जानबूझकर फिल्म की रिलीज में देरी कर रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठी बीजेपी नहीं चाहती कि फिल्म का हरियाणा में आगामी चुनावों पर असर पड़े, क्योंकि इसे सिख विरोधी माना जा रहा है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि नोटिफाइड ट्राइब्स के संबंध में क्या नियम कानून है। क्या डीनोटिफाइड ट्राइब डीएनटीज कानून के तहत सुरक्षित हैं? डीनोटिफाइड ट्राइब्स डीएनटीज इंडिया में ऐतिहासिक रूप से भारी भेदभाव का सामना करते आए हैं, जो कॉलोनियल काल के कानून जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 से जुड़ी हुई है, जिसने कुछ समुदायों को हेरिडेटरी क्रिमिनल्स के रूप में वर्गीकृत किया था। यदि ये एक्ट 1952 में रद्द कर दिया गया, लेकिन इसका स्टिग्मा आज भी बना हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीएनटीज के लिए काफी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का प्रतिबंध, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश होना, आर्टिकल 21 जीना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 23 मजबूरी से श्रम के प्रतिबंध के तहत है। एक हाल ही में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनटीज के मनहूस अरेस्ट से बचने के लिए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 और अमनतुल्ला खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली 2024 के गाइडलाइंस का सख्त पालन करने पर जोर दिया। अरनेश कुमार केस में अरेस्ट पावर्स के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया, खासकर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी के तहत, जबकि अमनतुल्ला खान में पुलिस हिस्ट्री शीट्स में माइनर्स की पहचान की रक्षा करने और गाइडलाइंस का रिव्यू करने की बात की, ताकि प्राइवेसी की सुनिश्चितता हो सके। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.